और कैसे इसमें राहुल गांधी इन्वॉल्व है और किस तरह से देश की राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को छोड़ के एक चौथे मोर्चे का फॉर्मेशन हो सकता है और जिसकी शुरुआत राजस्थान से हो सकती है। सोचिए, राजस्थान की राजनीति में अगर जाट, दलित और मुस्लिम वोट का एक नया समीकरण बन जाए तो क्या होगा। और अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ हनुमान बेनीवाल है और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी। दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई, बातचीत हुई। कितनी देर हुई, क्या बातचीत हुई, इसका पूरा एजेंडा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन राजनीति में कई बार तस्वीर बहुत कुछ कह देती है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ओवैसी राजस्थान में क्या कर रहे हैं। असल सवाल यह है कि अगर हनुमान बेनीवाल और असदुद्दीन ओवैसी के बीच कोई राजनीतिक समझ बनती है और आगे चलकर इसमें चंद्रशेखर आजाद भी एंट्री होती है तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या 2028 के चुनाव में राजस्थान की राजनीति बीजेपी बनाम कांग्रेस से आगे बढ़कर तीसरे मोर्चे की तरफ जा सकती है। क्या हनुमान बेनीवाल किंग बनना नहीं बल्कि किंग मेकर बनने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा, बीजेपी को, कांग्रेस को या दोनों को। इस पूरी राजनीतिक पहेली को आज हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हनुमान बेनीवाल की राजनीति को समझना जरूरी है। राजस्थान में बेनीवाल की राजनीति लंबे समय से एक खास सामाजिक आधार के इर्द गिर्द घूमती है। जाट वोट उनका सबसे बड़ा आधार माना जाता है, लेकिन केवल जाट वोट के सहारे राजस्थान की सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए पिछले कुछ समय से उनकी राजनीति में एक बड़ा विस्तार दिखाई देता है, जाट के साथ दलित और अब मुस्लिम वोट को लेकर संभावनाएं। यही वो बिंदु है जहां असदुद्दीन ओवैसी की राजस्थान की राजनीति में संभावित भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राजस्थान में मुस्लिम आबादी करीब 9% के आसपास है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ संख्या नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मुस्लिम वोट कई क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कई इलाकों में मुस्लिम वोट कांग्रेस का परंपरागत समर्थक माना जाता है। अब कल्पना कीजिए कि इस वोट का एक हिस्सा किसी तीसरे राजनीतिक विकल्प की तरफ जाता है तो नुकसान किसका होगा। सबसे पहले कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के पास पहले से मौजूद वोट बैंक का एक हिस्सा अगर किसी तीसरे मोर्चे की तरफ चला जाता है तो कांग्रेस की कई सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है, बीजेपी के लिए भी समस्या पैदा हो सकती है। क्योंकि राजस्थान में चुनाव सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि बीजेपी को कितने वोट मिले और कांग्रेस को कितने। कई बार चुनाव इस बात से तय होता है कि तीसरे उम्मीदवार ने कितने वोट काटे, और यही हनुमान बेनीवाल की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मान लीजिए किसी विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। अगर तीसरा उम्मीदवार जाट, दलित या मुस्लिम वोट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने साथ ले जाता है तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। अब अगर यही रणनीति कई सीटों पर एक साथ काम कर गई तो तब तीसरा मोर्चा सिर्फ वोट काटने वाला नहीं रहेगा, वह सत्ता की चाबी रखने वाला खिलाड़ी बन सकता है। यही अंतर है किंग और किंग मेकर में। किंग बनने के लिए आपको बहुमत चाहिए, लेकिन किंग मेकर बनने के लिए आपको उतनी सीटें चाहिए होती है जिनके बिना किसी भी बड़े दल की सरकार नहीं बन सके। और अगर राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में आरएलपी जैसी पार्टी 4, 5, 6 या उससे ज्यादा सीटों तक पहुंचने की स्थिति में आती है तो चुनाव के बाद उसका महत्व अचानक बहुत बढ़ सकता है। क्योंकि अगर बीजेपी बहुमत से दूर है और कांग्रेस भी बहुमत से दूर है तो सरकार बनाने के लिए दोनों दलों को छोटे दलों की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसी स्थिति में हनुमान बेनीवाल के पास अपनी राजनीतिक कीमत तय करने का मौका होगा। यही वजह है कि बेनीवाल की राजनीति को सिर्फ जाट नेता की राजनीति के रूप में देखना शायद अधूरा विश्लेषण होगा। अब सवाल यह है कि क्या वह अपने प्रभाव को एक व्यापक सामाजिक गठबंधन में बदल सकते हैं। और यहीं पर चंद्रशेखर आजाद का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रशेखर रावण। एक तरफ राजस्थान में जाट राजनीति का चेहरा हनुमान बेनीवाल है, दूसरी तरफ दलित राजनीति में चंद्रशेखर रावण की बढ़ती पहचान है, और तीसरी तरफ मुस्लिम राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी है। अगर कभी ये तीनों राजनीतिक ताकतें किसी साझा मंच या चुनावी समझ के तहत आती हैं तो राजस्थान के कई इलाकों में इसका असर देखा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा गठबंधन तय हो चुका है, नहीं, आज ऐसा कोई औपचारिक गठबंधन सामने नहीं है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं का विश्लेषण करना जरूरी है। और अगर 2028 तक ऐसा कोई समीकरण बनता है तो इसे नजरअंदाज करना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल होगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल है
क्या सिर्फ विधानसभा चुनाव के समय गठबंधन बनाकर बेनीवाल किंग मेकर बन सकते हैं? शायद नहीं। इसके लिए उन्हें अभी से जमीन तैयार करनी होगी और यही वजह है कि स्थानीय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आरएलपी नगर निकाय चुनाव में उतरती है, अगर कुछ शहरों में पार्टी मजबूत प्रदर्शन करती है, अगर कुछ जगहों पर उसके उम्मीदवार चेयरमैन या पार्षद के स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, तो यह सिर्फ स्थानीय चुनाव की जीत नहीं होगी, यह 2028 के लिए राजनीतिक संगठन की टेस्टिंग होगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतने से पहले स्थानीय स्तर पर संगठन बनाना जरूरी है। कार्यकर्ता चाहिए, स्थानीय नेता चाहिए, वोटर से सीधा संपर्क चाहिए और सबसे जरूरी, लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि तीसरा विकल्प सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि सत्ता के समीकरणों को बदलने के लिए आया है। अब यहां कांग्रेस की चिंता को समझिए। राजस्थान कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं है, कांग्रेस के सामने अपनी ही सामाजिक जमीन को बचाने की चुनौती भी है और इसमें गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि डोटासरा खुद जाट राजनीति से आते हैं और राजस्थान कांग्रेस में जाट समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। इसलिए जब वह बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर लगातार हमला करते हैं तो उसका एक राजनीतिक उद्देश्य सरकार को घेरना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना भी है। क्योंकि अगर जाट वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से हटकर हनुमान बेनीवाल की तरफ जाता है तो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान राजस्थान के उन इलाकों में हो सकता है जहां जाट मतदाता चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है, खासकर उत्तरी राजस्थान। यहीं पर लड़ाई और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ बेनीवाल है जो जाट वोट को अपने आधार के रूप में मजबूत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने पारंपरिक सामाजिक गठबंधन को बचाना चाहती है और तीसरी तरफ बीजेपी है जो कांग्रेस और बेनीवाल दोनों के बीच होने वाली वोटों की संभावित टूट का फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए भी यह पूरी तरह आसान खेल नहीं है, क्योंकि अगर बेनीवाल सिर्फ कांग्रेस का वोट काटते हैं तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर बेनीवाल किसी व्यापक सामाजिक गठबंधन के साथ कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार खड़े करते हैं तो बीजेपी के लिए भी मुकाबला कठिन हो सकता है। यानी बेनीवाल की ताकत सिर्फ यह नहीं होगी कि वह कितने वोट हासिल करते हैं, उनकी ताकत यह भी होगी कि वे किस सीट पर किस पार्टी के वोट काटते हैं। यही वजह है कि तीसरे मोर्चे की राजनीति में उम्मीदवार और सीट का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जरा इसे 2028 के बड़े फ्रेम में देखिए। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़े दल हैं तो तीसरा मोर्चा उनसे मुकाबला करने के लिए पूरे राजस्थान में बराबर ताकत नहीं लगाएगा। वह चुनिंदा सीटों पर अपना प्रभाव केंद्रित कर सकता है, जहां जाट वोट मजबूत है, जहां दलित वोट निर्णायक है, जहां मुस्लिम वोट प्रभावी है, या जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला बेहद करीबी है। अगर ऐसे क्षेत्रों में एक साझा सामाजिक समीकरण तैयार हो जाता है तो कुछ सीटों पर तीसरा मोर्चा बड़ा उलटफेर कर सकता है और राजनीति में कभी कभी 5 सीटें भी 50 सीटों जितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर विधानसभा त्रिशंकु हो गई तो सरकार बनाने के लिए हर सीट की कीमत बढ़ जाती है। तब जो चुनाव से पहले छोटा दिखाई देता है, चुनाव के बाद वही सत्ता की चाबी पकड़ सकता है। और शायद हनुमान बेनीवाल की राजनीति का असली लक्ष्य यही है। उन्हें जरूरी नहीं कि राजस्थान की 100 सीटें चाहिए, उन्हें शायद इतनी सीटें चाहिए जिनके बिना कोई भी सरकार आराम से ना बन सके। लेकिन इसके लिए एक बड़ी चुनौती भी है। सिर्फ जाट वोट, दलित वोट और मुस्लिम वोट की जोड़ देना इतना आसान नहीं है। राजनीतिक गणित से ज्यादा जटिल होती है। हर जाति के भीतर अलग अलग स्थानीय समीकरण होते हैं, हर क्षेत्र की अपनी राजनीति होती है और मतदाता केवल जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं करता। इसलिए अगर बेनीवाल, चंद्रशेखर और ओवैसी कभी एक साथ आते भी हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इस सामाजिक गणित को चुनावी मशीन में बदलना। क्या वे स्थानीय उम्मीदवार दे पाएंगे? क्या तीनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के वोटर को स्वीकार कर पाएंगे? क्या सीटों का बंटवारा बिना विवाद के हो पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जाट, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा वास्तव में एक साझा राजनीतिक विकल्प को वोट देगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ओवैसी राजस्थान की राजनीति में आते हैं तो क्या भाजपा हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात साफ है, राजस्थान की राजनीति में अगर तीसरे मोर्चे की कोई गंभीर कोशिश होती है तो उसे केवल छोटी पार्टी की राजनीतिक गलती समझना गलत होगा, क्योंकि राजस्थान में सत्ता का अंतर कई बार बहुत कम वोट से तय होता है और ऐसी स्थिति में तीसरे विकल्प की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है।
अब इसका असर सिर्फ राजस्थान तक सीमित क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। अगर विधानसभा की राजनीति में कांग्रेस का सामाजिक आधार कमजोर होता है तो उसका असर आगे लोकसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि राजस्थान में बेनीवाल का प्रभाव सिर्फ जयपुर या नागौर की राजनीति का मामला नहीं है, यह कांग्रेस के राष्ट्रीय समीकरण से भी जुड़ सकता है। राहुल गांधी की राजनीति में सामाजिक गठबंधन की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण रही। ऐसे में अगर राजस्थान में कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगती है तो इसका राजनीतिक संदेश राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकता है। लेकिन यहाँ बीजेपी को भी यह समझना होगा कि बेनीवाल को केवल कांग्रेस विरोधी नेता मानकर चलना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर तीसरा मोर्चा मजबूत हुआ तो वह दोनों बड़े दलों से बातचीत करने की स्थिति में आ सकते हैं और यहीं से किंग मेकर की राजनीति शुरू होती है। चुनाव से पहले हर नेता दूसरे को चुनौती देता है, लेकिन चुनाव के बाद नंबर सामने आते हैं और नंबर तय करते हैं कि किसकी कितनी राजनीतिक कीमत है। इसलिए 2028 के राजस्थान चुनाव को अगर सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस के रूप में देखा गया तो शायद तस्वीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छूट जाएगा। असल तस्वीर यह भी हो सकती है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले के साथ साथ तीसरा राजनीतिक ध्रुव कितना मजबूत होता है। हनुमान बेनीवाल कितना विस्तार करते हैं, चंद्रशेखर आजाद राजस्थान में कितना प्रभाव बनाते हैं, ओवैसी किन सीटों पर सक्रिय होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन तीनों के बीच कभी कोई चुनावी समझ बनती है? आज इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन राजनीति में कुछ मुलाकातें भविष्य के संकेत जरूर देती है और बेनीवाल और ओवैसी की यह मुलाकात भी इसी वजह से चर्चा में है। हो सकता है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात हो सकता है कि बातचीत किसी दूसरे मुद्दे पर हुई हो, और यह भी संभव है कि इसके पीछे कोई बड़ा चुनावी समीकरण अभी तैयार ही ना हो रहा हो। लेकिन अगर आने वाले समय में आरएलपी, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम किसी साझा रणनीति के साथ राजस्थान के मैदान में उतरते हैं तो याद रखिएगा, यह सिर्फ 3 पार्टियों का गठबंधन नहीं होगा, यह राजस्थान की चुनावी शतरंज का एक नया मोहरा होगा। और अगर इस मोहरे ने सही जगह चाल चल दी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक खिलाड़ी हमेशा वह नहीं होता जो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी सबसे खतरनाक खिलाड़ी वह होता है जो दूसरों को बहुमत तक पहुंचने ही न दे। और हनुमान बेनीवाल की मौजूदा राजनीति को अगर इस नजरिए से देखें तो शायद उनका असली लक्ष्य मुख्यमंत्री की कुर्सी से पहले सत्ता की चाबी हासिल करना है, यानी किंग नहीं, किंग मेकर। अब एक सवाल आपसे है, क्या 2028 में राजस्थान की राजनीति बीजेपी बनाम कांग्रेस से आगे बढ़कर तीसरे मोर्चे की तरफ जा सकती है? क्या बेनीवाल, चंद्रशेखर और ओवैसी का कोई संभावित समीकरण राजस्थान में बड़ा उलटफेर कर सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय राजस्थान।